अब मैं जो है इस लेक्चर के बाद जो है हमारे बीच में ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से श्री PS श्याम साहब हैं, वो आपको जो यंत्रीकरण के संबंध में जितनी भी समस्या है स्टेट लेवल से आए हुए हैं, ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर की एसेसरीज से, जमीन को जितने भी जो टिलेज से संबंधित मतलब जुताई से संबंधित, दहाई से हार्वेस्टिंग तक की जानकारी है पूरी देंगे। सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और हम जो है कस्टम हायरिंग, ग्रुप कस्टम हायरिंग, कंपनी कस्टम हायरिंग कैसे बना करके कैसे काम कर सकते हैं। मैं श्री श्याम साहब को बड़े आदर से मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जानकारी, विस्तृत जानकारी हमारे लोगों को देने पड़ती। श्याम साहब। सभी को जय सेवा जय जोहार। कार्यक्रम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उनकी पहचान हम लोगों के बीच में अगर आती है, उनकी प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी समाज अभी भी विशेषकर अनुसूचित जनजाति समाज जो है, अभी भी जो नवयुवक युवती पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, हम शासकीय नौकरी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। जिस परिस्थिति में हम लोग हैं या गुजर रहे हैं, सभी को जानते हैं कि शासकीय नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल काम हो रही है। यह तो वैकेंसी निकल नहीं रही है, वैकेंसी निकल रही है तो उसमें प्रतियोगिताएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प एक ही बच जाता है कि कहीं ना कहीं हम आने वाले जनरेशन को व्यापार की ओर मुड़े, आर्थिक क्रांति की ओर आगे बढ़ाएं। यथासंभव कोशिश करें कि हमारे आर्थिक स्थितियां जो है उसी में हम अपनी छोटी मोटी जो व्यवसाय है शुरू करें। जब किसी प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे व्यवसाय करने की हमारी लाभ की स्थिति बनेगी, हम बड़े व्यापार की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी जानकारी दिए हैं और बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं। मेरा एक गुजारिश और है कि अगर हम कोई व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बारीकियों को समझें। किसी की सफलता को ही एकदम सामने न रखें। अगर सफलता को ही आगे रख के आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको अगर असफलता मिलती है तो हम उससे जो है निराश हो सकते हैं और उस व्यवसाय की ओर आगे नहीं बढ़े। तो हम अगर कोई काम अगर करते हैं किसी व्यक्ति के, किसी संस्था के सफलता को देखते हुए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसकी व्यवसाय शुरू करने के पहले उसमें क्या क्या कठिनाइयां आई हैं, उनको क्या क्या परेशानियां हुई हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर इसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है उस चैलेंज को हम कहीं ना कहीं हम जो कमियां हैं उसको सुधार करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्योंकि हमारी समाज, जहां तक मेरा जो अनुमान है, व्यक्तिगत जो आकलन है, रिस्क लेने में उतनी ज्यादा प्रयास नहीं करते। अगर हमारे पास जो संपत्तियां हैं, जो धन है, हम उसको रिस्क लेने की ज्यादा ये नहीं करते कि अगर हमने रिस्क ले लिया और उसमें हमको सफलता मिली तो हमारी मूलधन भी चली जाएगी, तो आगे की लाभ की तो बात थोड़ी है। लेकिन समय ये है कि हमारी जो भी जैसा टेकाम साहब ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए हैं, उनकी जो अगर उससे हम प्रभावित हुए हैं तो सबसे पहले अगर कोई इस ओर अगर उनके प्रेजेंटेशन से कोई लाभान्वित हुए हैं तो सबसे पहले मेरा ये है कि कम से कम वो जहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी संस्था, हमारे समाज के लोग वहां पे जाए, 2-3 दिन तक रुके, उनकी कार्य प्रणाली को समझें, उनमें कैसे कार्य हो रही है, किस प्रकार की दिक्कतें, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, उसको समझें और उसको माइन्यूटली देखें वहां पे जाके कि उसमें कैसा है और संगठन हमको कैसे बनाना है। संगठन बनाने के लिए जो संगठन में व्यक्ति जो होंगे उनकी चयन हम बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको पूरी परखें और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं जो इतनी सफलता की बात कर रहे हैं और हमको समझ में आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरे समाज के लोगों को न देखते हुए हमारे समाज के बीच में जो संस्था है, व्यक्ति है, उनकी कामों को देखें, आकलन करें और आगे बढ़ें। तो मेरा
आज के कार्यक्रम में एक सुझाव यही है। अब ये कार्यक्रम कम से कम जो है, जैसा हमारे नेतान साहब ने इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाए हैं, उनके जो सहयोगी साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो है 5-6 महीने में कम से कम होता रहे, तो कम से कम हमारे इस कार्यक्रम के तहत में अगर 15-20% किसी को लाभ अगर होती है तो कार्यक्रम की सफलता उसमें माना जाए। अब जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं अपना परिचय बता दूं, मैं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय जो कि कृषि विभाग का ही एक अंग रहा है, तो 1988 से जो है कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय अलग हुआ है कृषि विभाग से संचालनालय। वहां पे मैं संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी के पद पे कार्यरत हूँ। और जो मध्य प्रदेश है, 3-4 राज्यों में ही कृषि अभियांत्रिकी का संचालनालय अलग हुआ है। मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बाकी जगह कृषि अभियांत्रिकी का जो काम है कृषि विभाग के माध्यम से ही संचालित हो रही। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश या भारतवर्ष में करीबन 70 से 80% तक की जो किसान है लघु सीमांत है, जिनकी कृषक जोत करीबन जो है करीबन 2-2.5 एकड़ से कम की है। बाकी जो है 15 से 20% के जो रकबा है मतलब किसान है वो बड़े लोगों के पास में 15-20% लोगों के पास में है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उसमें भी हमारी समाज जो है अनुसूचित जनजाति समाज में मैकेनाइजेशन की जो प्रभाव है बहुत कम है। और हम बड़े आज की स्थिति में हम छोटे मोटे यंत्रों से काम करें की सोच नहीं सकते। अमूमन जहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 3 फसल लेते हैं एक सीजन में, 2 फसल लेते हैं, लेकिन विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आपका निमाड़ को छोड़ दें, बाकी जगह हो सकता है कि मंडला डिंडोरी वगैरह में भी जो है साल में 1 फसल ही बहुत जगह होती रही है। ऐसी स्थिति में हम आर्थिक लाभ के साथ हमको ज्यादा लाभ मिले इसकी संभावना कम है। और उसमें भी आज की स्थिति में जो है कि बिना मशीन के काम करना संभव नहीं है। मशीन आज है जो भी हमारे समाज के लोग हैं खेती को छोड़ के जो है बड़े शहरों में चले जाते हैं, वहां पे मकान बनाने में काम करते हैं, रोडों में काम करते हैं, लेकिन दूसरे की काम करते करते हमको भी सोचना है कि हमारे आगे वाली पीढ़ी को हमको आगे बढ़ाना है। तो कृषि यंत्रीकरण को छोड़ के अन्य और साधन नहीं, हमारे पास नौकरी हमारे पास रही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको खेती करना है, ये सुविधाजनक लग रही है। अब उस खेती को हम कैसे बढ़ाएं? अगर हमारी 1 फसल हो रही तो उसको 2 फसल में कैसे लें, 2 फसल हो रही तो 3 फसल कैसे लें। और हमारी खेती की जो स्थिति है पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे होंगे, पानी जो है बेमौसम पानी गिर जाती है। अभी जिस समय पानी नहीं गिरना सही उस समय पानी गिर जाती है। और हम हमारे आदमियों के भरोसे रहते हैं, वैसी हमारी फसल जो घर आना चाहिए वो घर नहीं आ पाता और पानी के कारण नुकसान हो जाता है। ऐसी थी साल भर की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो खेती में मशीन का उपयोग भी जरूरी है और उसमें भी अच्छे यंत्रों का उपयोग करना जरूरी है। इसमें मेरी जो चर्चा का जो विषय है कस्टम हायरिंग एक योजना है जिसके संबंध मुझे जानकारी देना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसको अगर हम क्रय करते हैं, हमारे समाज में जो किसान अगर हैं, बड़े किसान हैं जो ट्रैक्टर के साथ खेती कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन से यंत्र लेना चाहिए। अगर कोई नए यंत्र ले रहे हैं तो नवीन किस्म के यंत्र लें ताकि जो हमको अच्छे काम हो सके और उससे लाभ अच्छा हो। इसमें यही बैठे कुछ यंत्रों कुछ यंत्र ऐसे हैं जिसके संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा, आप लोग विशेष रूप से परिचित होंगे। उसके अलावा कुछ जानकारी जो है रुचिकर है उसके संबंध में मैं बताऊंगा जो उपयोगी रहेगा। इसमें इसके संबंध में मैंने बता दिया, एक सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल में हम बिना खेत की तैयारी किए हुए सीधे हम बुआई कर सकते हैं। धान के फसल के बाद में, सोयाबीन की फसल के बाद में एक 0 TS सीड ड्रिल मशीन होती है डबल बक्से वाली,
अगर उसका उपयोग करेंगे तो बिना खेत की तैयारी किए हुए हम उसके बुआई कर सकते हैं और उसमें फसल के उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये यंत्र जो है ट्रैक्टर से चलने वाली यंत्र है, इसकी इसमें क्लिपिंग है। ये है राइट साइड में जो है बिना जुता हुआ वाला खेत है, नहीं ये तो प्लाऊ है। ये प्लाऊ है जो हम 3 महीने की गर्मी अप्रैल मई जून में जो जुताई करेंगे तो जमीन भुरभुरी हो जाएगी और हमारी मिट्टी जो है नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खाद की जरूरत अगले बार बुआई करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे ये धान रोपाई वाले मशीन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो है रोपा लगाने, धान की रोपा लगाते हैं, इसमें धान की रोपा लगाने के लिए एक मशीन आई हुई है जिसको राइट ट्रांसप्लांटर कहते हैं। उसमें जो है धान की एक नर्सरी लगाने की, जहां 1 एकड़ में जो है 1 एकड़ में 6 या 7 किलो धान की जरूरत होती है और मशीन के द्वारा इसमें बुआई हो जाती है। इसमें 4 से 12 रो में बुआई हो जाती है। जैसे सीड्रिल है ना जिसमें हम बना रहे हैं, अभी मशीन से बुआई हो रही है, तो ये करीबन जो है 1.5 घंटे में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। तो इसमें कम समय भी लगता है। बालाघाट क्षेत्र में जो है इस मशीन का उपयोग बहुत ज्यादा हो रही है। इस क्षेत्र में है शहडोल वगैरह में भी इसमें बहुत होती है। अगर कोई तैयारी अगर लेना चाहते हैं तो इसमें अनुदान की पात्रता है, मैं उसके संबंध में आगे बताऊंगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए अगर कोई इस मशीन को उपयोग अगर कर रहे हैं तो इसके लिए नर्सरी जो है लगाना वो थोड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन ज्यादा टेक्निक नहीं है उसमें, आसानी से हो जाता है। इस नर्सरी का उपयोग हम सामान्य जो है रोपा लगाने में भी काम कर सकते हैं। आगे ये रिपर है, एक मशीन रिपर है। फसल खड़ी हुई है, धान की फसल है, हम अगर इसको चलाएंगे तो कटाई के साथ साथ जो कटा हुआ फसल जो है एक लाइन में हो जाती है। तो बाद में 2-3 दिन के बाद धान की फसल को हम जो है 2-3 दिन हम खेत में रखते हैं, उसके बाद उठा लेते हैं। तो ये धान की फसल को काट के एक लाइन पे रख देती है। उसके बाद 3-4 दिन बाद हम जो है उसको उठा के खलिहान में ले जाते हैं या थ्रेसिंग वहीं कर लेते हैं। आगे ये जो है रिपर कंबाइंडर मशीन है। इसमें गेहूं की फसल पे ये मशीन चल रही है, तो कटाई भी करता है और बंडल बना के जो है फील्ड में छोड़ देता है और बंडल को हम आसानी से जो है रख के जो है कहीं पे जहां पे थ्रेसिंग करना वहां ले जा सकते हैं। आगे ये हैप्पी सीडर है, एक मशीन जीरो टिलेज मैंने बताया था। हैप्पी सीडर जो है इंग्लिश नाम है, जहां पे उसका पहली बार उपयोग हुआ साइंटिस्टों ने इनका नाम हैप्पी लग दिया। लेकिन ये जो है सीधे फसल की कटाई के बाद, धान की फसल के बाद में जो डंठल बच जाते हैं उनको इस मशीन को चलाएंगे तो फसल की डंठल जो है उसमें कट के जो है मिट्टी में मिल जाएगी और वो डंठल जो है हमारे जो है खाद के काम में आएगा। आगे बढ़ा, ये सुपर सीडर है। सुपर सीडर दोनों हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का काम एक ही है। सुपर सीडर में ये है मिट्टी को और ज्यादा भुरभुरी कर देता है मशीन जो है, तो ये ज्यादा तरीके से मल्चिंग हो जाती है और एक खाद का काम हो जाता है। आगे बढ़ा, ये श्रेडर मल्चर है। श्रेडर का काम जहाँ पे जो फसल की डंठल जो है ज्यादा मजबूत होता है, जैसा आपके कपास का हुआ, अरहर का हुआ, अगर ऐसे क्षेत्रों में जो श्रेडर चलाएंगे तो श्रेडर चलाने से क्या होता है कि मशीन चलेगा तो वो जो डंठल है, जैसे चारा काटने वाली मशीन आपने देखे होंगे, तो डंठल को काट काट के जो है फील्ड में खेत में फैला देता है। उसके बाद आप अगर ट्रैक्टर रोटावेटर चलाएंगे तो रोटावेटर से वो जमीन जो है मिट्टी मिल जाएगी, जो भी डंठल है, और उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, वो खाद का काम आएगा। श्रेडर ये स्टर रीपर है। स्टर रीपर ये है कि अब हार्वेस्टर हमारे प्रदेशों में बहुत ज्यादा संख्या में आ रही है। अमूमन पंजाब हरियाणा से हार्वेस्टर आती है और काट के चली जाती है, लेकिन कटने के बाद जो फसल के अवशेष होते हैं, डंठल जो होते हैं, वो खेत में रह जाती है। तो उसके लिए आने वाले समय में आप देखते होंगे कि हमारे प्रदेश में भी उसको जलाने की प्रक्रिया ज्यादा हो रही है। पंजाब हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इसको डंठल को जलाते हैं तो दीपावली के आसपास में वहां पे कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, सांस लेने बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पंजाब के बाद में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे डंठल को जलाने की घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो उसमें स्टर रीपर एक मशीन अच्छी है कि इसको स्टर रीपर को हम चलाएंगे ट्रैक्टर के साथ में, तो उसको डंठल जो रहता है भूसा बन जाती है। भूसा आज की जानते होंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश का भूसा जो है गुजरात में ले जाते हैं। गुजरात में पशुपालन बहुत
ज्यादा संख्या में हो रही है। भूसा आज की स्थिति में करीबन 10 से 12 किलो प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो भूसा हमारे लिए लाभकारी है। तो जो भी किसान है, भोपाल के आसपास में किसान जो है जिनके पास मिस्टर रीपर है, इसको उपयोग करते हैं। किसान का अगर है काट लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं। किसान अगर उसको भूसा को नहीं रखता तो भूसा को अपने पास रखते हैं। और ये जुलाई अगस्त में इसको जो है बड़ी संख्या में जो पशुपालन करते हैं वो किसान इसको ले लेते हैं। तो ये एक बार में ही इस मिस्टर रीपर की कीमत निकाल जाती है एक साल में करीबन। ये करीबन 2.5 से 3 लाख का आता है और इसका 40% का अनुदान है। आगे ये मिलेट मिल है। ये जैसा हमारे ये धान्य फसलें हैं छोटे, जैसे है कोदो, कुटकी, रागी वगैरह जो फसल होती है हमारे। अब ये धान्य फसलें जो है अमूमन हमारे जो है ट्राइबल्स एरिया में ज्यादा होती है। आपका जो मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, इन क्षेत्रों में ज्यादा होती है। बाजरा को ग्वालियर संभाग में छोड़ दें, उसके अलावा अन्य जो धान्य फसलें मिलेट है वो ट्राइबल एरिया में होती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मिलेट की जो है मांग बहुत ज्यादा हो रही है और ये बड़े बड़े होटलों में जाएंगे तो वहां ज्यादा कीमत में उसकी खाने की चीजें जो मिलती है। तो हमको भी ये जरूरी थी कि हमारे पास जो चीज है उसको हम जो है संवार के रखें, उसको प्रोसेसिंग करके रखें। और प्रोसेसिंग के बड़े छोटे छोटे मशीनें आ रही हैं, जैसे कि मिलेट मिल है, इसकी जो है प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में तो नहीं होता, लेकिन है कि कानपुर है, आपका महाराष्ट्र में है, इन कोयम्बटूर है, इन क्षेत्रों में इनकी प्रोडक्शन होती है मशीनों की, वहां से मंगा सकते हैं। राज्य शासन में इसमें अनुदान भी दे रही है। आगे ये मिनी राइस मिल है। धान को एक चावल बनाने की ये मशीन है, छोटा है, ये छोटी वाली है, हम घर में रख सकते हैं। अमूमन आपने देखे होंगे शहरों में जहाँ पे जैन समुदाय के लोग रहते हैं, जैन समुदाय के लोग अमूमन जो है उनके घरों में आप गए होंगे तो आटा बनाने की चक्की एक रखते हैं। वो जो हमारे पास में वो पुराने समय में हमारे बुजुर्गों जो घर पे रखते थे दाल पीसने की, ये भी मशीन उनके घर में रहती है और अभी भी अमूमन बहुत पुराने लोग उनके पास में थे। तो ये चावल बनाने की जो मिल है ये छोटा है, इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये करीबन इसकी कीमत मैंने लिखा है एक 80 से 2.5 लाख तक की है इसमें कीमत। इसमें 40% तक का अनुदान है। आगे बढ़ा, ये मिनी दाल मिल है। दाल बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि दाल अमूमन जैसे आपका डिंडोरी में बेगानी अरहर होती है, अगर उसको हम दाल बना के अगर बेचे, अमूमन हम देखेंगे पिपरिया दाल के नाम से बहुत फेमस है पिपरिया में वगैरह, गाडर वारा का जो है, लेकिन हमारा जो मूल धान्य है उसको हम संभाल के नहीं रखते। अमूमन जो हम फसल अगर थ्रेसिंग की है उसके बाद बेच देते हैं। व्यापारी हमारे घर में आते हैं, वो ले जाते हैं, बाद में वही उसी दाल को हम ज्यादा कीमत में लेते हैं। तो अगर इस टाइप की छोटे छोटे मशीनें हैं, अमूमन हो सकता है सभी कोई नहीं ले पाएंगे, लेकिन बड़े किसान जो हैं वो मिल के ले या स्व सहायता समूह बना ले या एपीओस बना ले, अगर उनके माध्यम से इसको क्रय करेंगे तो हमको ज्यादा लाभ होगा। आगे ये किसान ड्रोन, एक आने वाले समय में अभी जो किसान विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें ड्रोन का जो है हर पंचायत में हमारे जो किसान की संगोष्ठियां हो रही है, इसमें किसान ड्रोन की प्रदर्शन की कार्रवाई हो रही है। हर जिले में एक ड्रोन दिया हुआ है प्रदर्शन के लिए। आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा ये है, इसमें शासन जो है अनुदान भी दे रही है। तो इसको किसान ड्रोन का मतलब है कि छोटे और मध्यम साइज की जो ड्रोन है, जो कृषि में 2 प्रकार की ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। या तो खाद जो तरल रूप में, लिक्विड रूप में जो फर्टिलाइजर है, या दवाई, ये 2 चीजों का उपयोग जो है एग्रीकल्चर में होती है। इसी का उपयोग हम जो है ड्रोन का उपयोग हम उसमें कर सकते हैं, इसमें भी अनुदान है। आगे इसका एक प्रेजेंटेशन उसमें बताऊंगा। ये निजी कस्टम हायरिंग योजना है जिसके संबंध में बताना था मुख्य रूप से। ये यंत्रों का जो है हमारी प्रदेश में एक योजना है कस्टम हायरिंग योजना। इसमें नवयुवक नियुक्तियों को जो है 40% अनुदान देने का है प्रावधान। ये प्रकार से व्यवसायिक योजना है। इसमें नवयुवकों को देने का भी योजना है 18 से 40 साल तक का, और इसमें बैंक ऋण आधारित है। जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, विशेषकर हमारे डिंडोरी मंडला है और सिवनी वगैरह है, तो इसमें ट्राइबल क्षेत्र में हमारे सेंटर बहुत कम बन रहे हैं। विशेषकर
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो हितग्राही हैं। तो इसमें समस्या थोड़ी सी होती है कि बैंक स्तर पे बैंक को जो है लोन स्वीकृत नहीं करता। तो जिस प्रकार से हमारी अगर कुछ समितियां बनती है, अमूमन इसमें कोई हितग्राही है उसके पास में जमीन हो इसकी बाध्यता नहीं है, जमीन की बाध्यता नहीं है, लेकिन बैंक को हम भेजते हैं तो बैंक कहीं ना कहीं उसमें गारंटर को चाहिए। तो गारंटर चाहिए, तो हालांकि ये भारत सरकार की योजना से ये संबद्ध है। ये भारत सरकार की योजना आप लोगों ने सुने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर एक संस्थागत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है, भारत सरकार ने की है। अगर उस फंड के तहत में अगर कोई प्रकरण स्वीकृत होता है तो लोन का जो ब्याज है, हर बैंक का ब्याज अलग अलग होती है। तो किसी बैंक ने 9% ले रहा है, किसी बैंक ने 10%, किसी ने 12%। तो AIF में जो भी बैंक ने भारत सरकार से MOU किया है उनके साथ में उनका गठबंधन है, तो उसमें 9% से ज्यादा का ब्याज बैंक नहीं लेगा। इसके बावजूद भी हमारे हितग्राहियों की जो है प्रकरण बैंक स्तर पे कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो है, कुछ सिविल के कारण, किसी कारणवश जो स्वीकृत नहीं हो पाती। क्योंकि हमने बैंक को 40% अनुदान दे रहे हैं, 40%। कोई प्रकरण 10 से 25 लाख की प्रोजेक्ट होती है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक्टर के साथ में इक्विपमेंट है, जो मैंने इक्विपमेंट बताया वो चीजें हैं, उसके अलावा भी कुछ यंत्र इसमें जुड़े हुए दिखाई इसमें दे रहे हैं। तो बैंक को हम करीबन 40% दे रहे हैं, इसमें 10 से 15% के आसपास की जो मार्जिन मनी हितग्राही जमा करता है। तो इस प्रकार से बैंक के पास में करीबन 55 से 60% की राशि चली जाती है। तो बैंक को रिस्क जो है 40% का ही एक्चुअल उनकी राशि लगती है। इसके बावजूद भी हितग्राहियों की बैंक से सैंक्शन नहीं हो पाती और 3% का सब्सिडी ब्याज है। तो कहीं कहीं इसमें नाबार्ड के माध्यम से कोई हमारे जो APOs है, हमारी संगठन है, नाबार्ड से इसे चर्चा करें, जिसमें हमारे हितग्राहियों की जो प्रकरण आते हैं उसकी स्वीकृति जल्दी से हो सके। हालांकि मध्य प्रदेश में बैंक जो भी है राज्य स्तर पे सभी बैंक उनको सहमत हैं कि ये इस योजना में बैंक की जो रिकवरी है वो 100% है। किसी हितग्राही का अगर बैंक ने लोन दिया है तो उसकी रिकवरी जो है 100% है, उनकी NPA नहीं हो रही, उनकी जो है बैंक की जो किस्तें हैं वो समय पे आ रही हैं। तो ये योजना बहुत अच्छी है, हमारे हितग्राहियों को भी आना है। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने लक्ष्य जारी होते हैं उसको हम देते हैं, बाद में ST के जो हर जिले को देते हैं, उस लक्ष्य को जो ST वाले जिले हैं, आपके मंडला, डिंडोरी है, शहडोल है, उमरिया, अनूपपुर है, बालाघाट है, सिवनी है, बैतूल है, धार, झाबुआ, बड़वानी है, इन जिलों में बांट देते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारे हितग्राही उसमें लाभान्वित हो। बैतूल, धार है, बड़वानी है, यहाँ पे हमारे वर्ग के जो हितग्राही है उनकी स्थिति अच्छी है तो उनके प्रकरण वहां पे स्वीकृत हो जाते हैं। लेकिन मंडला, डिंडोरी, सिवनी, अनूपपुर इधर की प्रकरणों में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो उसको हमारे जो भी संगठन है उसके माध्यम से अगर नाबार्ड से बात किया जाए, हालांकि हमारी बात उसमें होती है क्योंकि राज्य स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग मेरे माध्यम से होती है, तो कहीं ना कहीं लेकिन बैंक उसमें सहमत है। आने वाले हो सकता है कि इसमें प्रगति आगे। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो भी हितग्राही हैं वो नौकरी की ओर तलाश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको व्यवसाय की ओर भी मुड़ना है। तो एक योजना है कौशल विकास का, इसमें मैकेनाइजेशन में हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक का, हार्वेस्टर मैकेनिक का हमारे संस्था द्वारा इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण जो है ट्रैक्टर के बड़े निर्माता कंपनियां हैं, जो भी जॉइंट डियर का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, आइसर का है, न्यू हॉलैंड, ये कंपनी के जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल्स हैं, वो हमारे 6 प्रशिक्षण केंद्र है मध्य प्रदेश में। एक सतना हुआ, जबलपुर हुआ, भोपाल है, इंदौर है, सागर है, ग्वालियर, इन 6 जगहों में हमारे एक कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पूरी तरह आवासीय है, ये निःशुल्क है। अब ये करीबन 60 दिन का है, 60 दिन की प्रशिक्षण इसमें होती है। और जो भी हितग्राही इसमें आते हैं इसमें 10वीं पास होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट से काम लेना है, कोई भी कैसी जानकारियां इंटरनेट में रहता है,
यूट्यूब में आपको देखना है तो 10वीं पास हो, कम से कम समझे कि क्या करना है। तो वो ट्रैक्टर को खोलने से लेके चलाने तक का काम जो है यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं। ये 60 दिन की है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो हमारे पोर्टल इसमें है, अगर कोई यहाँ पे हितग्राही अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी संस्थान में, हमारे 6 संस्थान का नाम है जहां जहां पे हैं, वहां पे आप ये कर सकते हैं। मेरा बाद में हमारा नंबर आप ले लेंगे, तो कोई हितग्राही अगर इसमें रुचि अगर रखता है तो वो उनको ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। दूसरा इसमें दूसरा पोर्शन ये पहले ही बना। दूसरा एक भारत सरकार की संस्था है बुधनी, जो सीहोर जिले में है, बुधनी टीटीसी बुधनी में। ये भी भारत सरकार की संस्था है। इसमें भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत इनके कुछ जो है प्रशिक्षण में स्टाइपेंड की भी व्यवस्था है और बाकी कुछ निःशुल्क है। इसमें मिलेट का भी प्रशिक्षण ये जो है बुधनी वाले जो है वो देते हैं। तो अगर कोई हितग्राही 15-20 लोग अगर हैं तो उनकी शेड्यूल अलग है। तो उसके लिए मेरी 2 दिन पहले मैंने बात किया था यहाँ पे आने के पहले, मुझे ये जानकारी देना था तो महत्वपूर्ण है इसमें। तो 15-20 कोई हितग्राही अगर होते हैं, 10वीं पास वहां भी चाहिए, तो उनकी निःशुल्क है। कुछ स्टाइपेंड की वहां भी कुछ योजना है। और जो धान्य फसलें जो कोदो कुटकी के संबंध में जो प्रशिक्षण है उसकी भी वो प्रशिक्षण देते हैं। अगर आप लोगों में से हैं, हमारे बीच के हमारे समाज के कोई ऐसे हैं 15-20 लोग कैंडिडेट हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको अलग से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने की, ताकि ये ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के लिए भी जरूरी है, मिलेट के लिए जरूरी है। तो ये योजनाएं हैं। मैं उसकी कुछ बुक पंपलेट वगैरह है मेरे पास में, यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को मैं दे दूंगा। एप्लीकेशन कैसे है, उसमें क्या क्या जानकारी मांग रहे हैं वो, तो उसकी जानकारी उसमें है। इसके अलावा अगर 22-15-20 लोग अगर होते हमें मुझे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के माध्यम से अगर देंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे कि वो 1-2 ट्रेनिंग जो है यहाँ पे हम लोगों के लिए उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खाने रहने की व्यवस्था वो आवासीय है, वहां पे बुधनी में रहने की हमने भी जो बताया हमारे विभाग के माध्यम से जो रहे उसमें खाने रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। 2 महीने का ट्रेनिंग है, 60 दिवस का। पहले 45 दिन का था, भारत सरकार ने इसको 60 दिन कर दिया है। तो ये भी इनका भी बुधनी वालों का भी जो है वो आवासीय व्यवस्था है। आवासीय मतलब हॉस्टल की व्यवस्था है। आने जाने का जो उनका हो सकता है, रेल किराया भी वो देंगे, जो भी आप चार्ज टिकट देंगे उसका भी। कुछ स्टाइपेंड है, कुछ योजना में उनका स्टाइपेंड है, कुछ निःशुल्क है। आगे ये ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण है। जैसा कि मैंने बताया कि ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण में भारत सरकार का ये योजना है, जो कि हमारे संस्थान द्वारा इसको संचालित हो गए। ड्रोन में जैसे बताया कि लघु एवं मध्यम प्रकार की जो ड्रोन होते हैं उसकी उड़ाने की परमिशन एग्रीकल्चर में है। तो 0 से 25 लाख तक लघु है, 25 से ऊपर वाले जो केजी के जो भार उठा के जो ड्रोन उड़ेंगे वो मध्यम में आते हैं। तो हमारे पास में एक ट्रेनिंग संस्थान है भोपाल में, जो कौशल विकास केंद्र हम संचालित कर रहे हैं। उसमें हमारे ड्रोन का भी पायलट का लाइसेंस हम दे रहे हैं। आपको अनुदान लेने के लिए ड्रोन पायलट का लाइसेंस होना जरूरी है। और ड्रोन पायलट का लाइसेंस जो है भारत सरकार के संस्था डीजीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत सरकार की संस्था है, उनसे लाइसेंस लेना जरूरी है। तो वो हमारी जो ट्रेनिंग हम लोग संचालित कर रहे हैं ये डीजीसीए से अप्रूव है। और इसमें अमेठी में एक संस्थान है, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है। उनके ट्रेनर्स हमारे साथ आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें अमूमन आप प्राइवेट में अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो 60,000 एक व्यक्ति का कीमत लगता है, 60,000 उसी लाइसेंस लेने के। तो हमने जो है उसको उनसे चर्चा करके उसको 30,000 एक व्यक्ति का हमने ले रहे हैं, 30,000। और 30,000 में भी 50% हितग्राही से 50% जो है शासन का। तो 50% मतलब होगा 30,000 का 50% 15, तो 15 में जीएसटी जो लगेगा उतना, बाकी जो है राज्य सरकार का है। तो वो जो है डीजीसीए के मापदंड पे ही उसमें ट्रेनिंग होती है। अब ये 10 दिन का ट्रेनिंग है। अब ये आवासीय है, आपको रहने आने का वही हम व्यवस्था करा रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक ट्रेनिंग संस्थान है भोपाल में, लेकिन दूसरा संस्थान हमारा जल्दी चालू हो जाएगा इंदौर वाला।
तो इंदर वाला चालू हो जाएगा, दो मतलब एक दो हो जाएंगे तो 10 दिन में एक बैच का 20 लोगों का है। तो हमारे पास में अगर ड्रोन का आपको अनुदान चाहिए तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर किसी हितग्राही ले रहे हैं सामान्य हितग्राही तो 40% तक का अनुदान है, वो 4 लाख, और ST/SC के हितग्राही अगर लेना चाह रहे हैं तो 50% अधिकतम 5 लाख का है। एक ड्रोन की कीमत लगभग 10 से 12 लाख का है, तो 50% मतलब हो जाएगा तो करीबन से 5 से 6 लाख का उनको देना पड़ेगा, जिसमें बैंक फाइनेंस भी हो सकता है। और APO के माध्यम से, जैसा कि कल आपके सेशन में चालू हुआ रहा होगा, डुडे साहब ने बताया होंगे कि आपको APO के माध्यम से अगर लेंगे, और APO के गठन उसी में हम ये कर रहे हैं जिसमें एक APO में 300 किसान उसमें जुड़े हुए। तो उसको APO को अगर अनुदान चाहिए तो 75% का अनुदान है, अधिकतम 7.5 लाख का। तो ये आने वाले समय में ड्रोन की जो है, किसी के पास में अगर पायलट लाइसेंस है, किसी हितग्राही को अगर चाहिए अनुदान, तो अगर लाइसेंस चाहिए, अगर कोई ड्रोन पायलट का लाइसेंस है किसी के पास में और हमको चाहिए अनुदान में, तो उस पायलट से वो MOU कर ले, एग्रीमेंट करेगा, तभी उसको अनुदान की पात्रता होगी। तो ये चीजें में इन क्षेत्रों पे भी हमारे जो समाज के लोगों को आने की जरूरत है। और जहां तक मैंने प्रशिक्षण की बात जो किया, कौशल विकास का जो है बुधनी वालों का और हमारे विभाग का, इसमें मैंने अपने वेबसाइट का नंबर दे दिया है, प्रेजेंटेशन देख लेंगे। अगर किसी को है तो निदान साहब से आप बता देंगे, उनके तक आ जाएगी तो मेरे तक आ जाएगा। धन्यवाद। जय 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 जय।